देखिए, क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप और आपके टर्म 1 में भी है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट यूनिट में नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर नेशनलिज्म इन इंडो चाइना और फिर नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि तीनों कंट्री, यानी कि तीनों यहाँ पर यूरोप में, वहाँ इंडो चाइना यानी कि वियतनाम में, और फिर इंडिया के अंदर, यानी कि 3 अलग अलग जगह पर हम नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है, जो स्पिरिट है, हम उसको स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। क्लास 9th का भी थोड़ा सा रिवाइज होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन से, और हम देखेंगे कि आज जैसे हम यूरोप देखते कि ये जर्मनी या ऑस्ट्रिया है, नहीं ये जर्मनी है, या और भी किसी भी कंट्री को हम देखते हैं ये इटली है, तो अब तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, जर्मनी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत से ऐसे स्टेट्स थे यूरोप के अंदर, बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी जो डिवाइडेड थी, जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड थी, और उस एक अलग अलग पार्ट में जो वो डिवाइडेड थे तो वहाँ पर अलग अलग रूलर्स रूल करते थे। वहाँ के लोग अपने आप को जर्मनी के लोग नहीं मानते थे, अपने आप को इटली के लोग नहीं मानते थे, बल्कि अलग अलग प्रिंसिपलिटीज़ के लोग मानते थे। और जब ऐसा डिवीज़न होता रहा तो वो अब डिवाइडेड रहे, लेकिन जब उन लोगों के अंदर एक कॉमन स्पिरिट जगी कि नहीं, हम जर्मनवासी हैं, हम जर्मनी के लोग पहले हैं, फिर हम किसी और स्टेट के, किसी और प्रिंसिपलिटी के सिटीजन्स हैं। तो जब इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप होने लगी तो धीरे धीरे ये नेशनलिज्म का आइडिया इतना स्प्रेड हुआ कि एग्जिस्टेंस में आए नेशन स्टेट्स, नेशन स्टेट, यानी कि वो जो डिवाइडेड पार्ट्स थे किसी एक देश के, जैसे जर्मनी के 39 पार्ट्स में जो डिवाइडेड था, वो यूनाइट होकर के एक यूनिफाइड, एक यूनाइटेड, एक अनडिवाइडेड जर्मनी बन गया। ऐसे ही इटली जो डिवाइडेड था उसको यूनाइट करके और एक इटली बना दिया गया। तो इस चैप्टर में हम बहुत सी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस नेशनलिज्म को कैसे डेवलप किया गया और कैसे इसने अपना इम्पैक्ट छोड़ा वहाँ के लोगों के ऊपर। जो फर्स्ट आपका पेज है उसके ऊपर आप एक फोटो देखेंगे जो 1848 के अंदर फ्रेडरिक सोरो ने बनाई है। फ्रेडरिक सोरो ने बनाई 1848 के अंदर, और इन्होंने 4 इमेजेस बनाई। उन 4 इमेजेस को इन्होंने नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। देखिए किस तरह की बात उन्होंने की। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, यानी कि उस फोटो में जब आप देखेंगे तो वहां पर एक इमेज दिखाई गई है, एक स्टैचू दिखाई गई है, वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखिए फ्रेंच लोग जो है लिबर्टी को हमेशा पर्सोनिफाई करते थे फीमेल फिगर के साथ। उसके हाथ में जो टॉर्च है वो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है। वो जो लिबर्टी की आप देखेंगे स्टैचू, उसके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरे हाथ में क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ मेंस राइट। आपको याद होगा कि फ्रांस के अंदर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई और 1791 में उन लोगों ने, नेशनल असेंबली ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन निकाला, द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, तो उसका फर्स्ट पेज डिक्लेरेशन ऑफ मेंस राइट से शुरू होता था। वो चार्टर है यहाँ पर पूरा का पूरा। अब वो कहते हैं कि इसके आसपास जो लोग हैं वो डिफरेंट नेशंस के लोग हैं, और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लोगों को, नेशन को किस तरह से आइडेंटिफाई किया उन्होंने कहा कि नेशनल फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम। नेशनल फ्लैग के अंदर उन्होंने 2 कंट्रीज का एग्जांपल यहां पे दिया जो इंपॉर्टेंट है, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस के अंदर उन्होंने, आपने देखा ही है कि फ्रांस ट्राई कलर है, जर्मनी भी ट्राई कलर है। फ्रांस के अंदर ब्लू, वाइट और रेड कलर का ट्राई कलर है, और जर्मनी के अंदर ब्लैक, रेड एंड गोल्ड है।
हालांकि क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर कि फ्रेडरिक सोरो ने जब ये इमेज बनाई 1848 में, उस समय जर्मनी यूनिफाइड था कि नहीं। भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बहुत इजी सा दिखने वाला क्वेश्चन बदल जाएगा कि यार कौन सी इनकरेक्ट है। जर्मनी वॉज यूनिफाइड एट द टाइम व्हेन सोरो मेड हिज पिक्चर, नहीं 1848 में जर्मनी यूनिफाइड नहीं था, जर्मनी वॉज डिवाइडेड, ये बाद में यूनिफाई हुआ जिसको हम पूरी स्टोरी में पढ़ेंगे। तो ये क्या दिखा रहा है भाई, जब यूनिफाइड ही नहीं है तो ये क्या है भाई। इंडिया के अंदर भी तो हम इंडिपेंडेंस से पहले ही हमने अपना ट्राई कलर डिसाइड कर लिया था। आपने देखा था उस ट्राई कलर के अंदर क्या फर्क था कि जो सेंटर के अंदर था वो अशोक चक्र ना जो है अशोक स्तंभ से ना लेकर के उसको उस व्हील को वहां पे क्या था, वहां पे चरखा था। तो इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया कि होप्स हैं, लोगों की उम्मीदें हैं कि जब जर्मनी बनेगा तो ऐसा जर्मनी का ट्राई कलर होगा, ऐसा उसका नेशनल फ्लैग होगा। नेशनल कॉस्ट्यूम की बात की जाए तो नेशनल कॉस्ट्यूम में लगभग इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया कि वो इन चीज़ों को पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। इस नेशनल फ्लैग के साथ नेशन स्टेट्स की बात की जाए, नेशन स्टेट्स, तो उस फोटो के अंदर जो दिखाया गया उसमें यूएस और स्विट्जरलैंड ये उस समय नेशन स्टेट्स थे। तो यहां से इन चारों में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चन होगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। यूएस वाज यूनिफाइड, यानी कि यूएस वाज अ नेशन स्टेट, स्विट्जरलैंड वाज अ नेशन स्टेट, फ्रांस वाज अ नेशन स्टेट एंड जर्मनी वाज अ नेशन स्टेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जर्मनी वाज नॉट अ नेशन स्टेट। तो यहां इन सबको पढ़ने का औचित्य क्या है, वी नीड नॉट रिमेंबर कि फ्रांस के ट्राई कलर में ब्लू, व्हाइट और रेड है, जर्मनी के ट्राई कलर के अंदर ब्लैक, रेड और गोल्ड है। क्या करना है साहब, आपको तो इतना याद रखना है कि कौन सा उस समय वो नहीं था। ठीक है जी। उस फोटो के अंदर जो नीचे जो पड़े हुए हैं, जो रिमेन्स हैं, वो क्या है जी, वो रिमेन्स शो करते हैं एब्सोल्यूट पावर्स को। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरंकुश, जहां किसी के पावर एक्सरसाइज करने पर कोई अंकुश ना हो, किसी के ऊपर वो जो चाहे वो कर सके उस जगह पर। वो किसी स्टेट में भी हो सकता है, उसका राजा कर सकता है, या एक डिक्टेटर कर सकता है, एक घर के अंदर घर का मुखिया कर सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट मतलब एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, कि आप जो चाहे वैसे कर सकते हो, अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। एब्सोल्यूट को जनरली मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एसोसिएट कर लिया जाता है कि मोनार्क्स अब खत्म हो रहे हैं। बात भी सही है, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद और रिवॉल्यूशन होते चलते हैं, मोनार्क्स हटते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मोनार्क्स वापस भी आते हैं, उसको भी आप देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा घुमावदार चैप्टर है, और जब स्टोरी इस तरह से सस्पेंस में खुलती चली जाएगी तो आपको अच्छा भी लगेगा। अब इस फोटो ना, ये जो फोटो आपको दिखाई गई, इसके अंदर उन्होंने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया और क्वेश्चंस यहाँ से। अब फ्रेडरिक सोरो किसकी बात करते हैं, फ्रेडरिक सोरो एक यूटोपियन विजन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत बार न्यूज़ में भी इसका नाम सुनते हैं। यूटोपियन विजन होता है कि जहाँ सब अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है, सब चंगा सी, ये वाली जो चीज़ है वो यूटोपियन विजन में आएगी। लेकिन ये क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लड़ाई ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट्स ना हो, सब खुशहाल हैं? तो ऐसा तो सतयुग में हो सकता है, यहाँ तो होगा नहीं। तो अनलाइकली टू हैपन, कि ये संभव नहीं है लगभग। अब हम देखेंगे कि जब नेशन स्टेट्स की बात चल रही है तो हमने देखा कि नेशन स्टेट्स ऐसे थे नहीं, धीरे धीरे वो लोग बने। नेशन स्टेट्स की यानी कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, वो फीलिंग्स इंजेक्ट की गई, वो लोगों के अंदर ऐसे नहीं थी, वो डाली गई, लोगों को बताया गया, उनके अंदर वो भावनाएं जगाई गई। ऐसे उनके अंदर यदि होता तो ये मोनार्क्स चलते ही नहीं। अब उनके अंदर जब स्पिरिट आई तो देखेंगे कैसे कैसे आई। लेकिन जब नेशन स्टेट की बात की जाए तो क्या मतलब है इस चीज़ का, नेशन का क्या डेफिनेशन होगा, तो इसकी दो डेफिनेशंस हमें देखने को मिली। कहते हैं कि अ नेशन इज फॉर्म्ड, लिखिए, अ नेशन इज फॉर्म्ड विद कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, रेस और टेरिटरी, कि भाई समान भाषा, समान धर्म, समान नस्ल और एक ही जगह पर रहने वाले लोगों के लिए तो नेशन बन सकता है। लेकिन एक व्यक्ति आए
जिन्होंने इसको अपोज किया। अर्नेस्ट रेनन, वेरी इंपॉर्टेंट सर, अर्नेस्ट रेनन एक फ्रेंच फिलोसोफर। अर्नेस्ट रेनन ने यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन, देखिए बॉक्स के अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपने नेशन की डेफिनेशन कहीं और लिखी है और बॉक्स में कुछ और, आप नोट्स तो बनाएंगे, लेकिन जब आपके नोट्स स्कैटर्ड हैं तो कैसे आप याद कर पाएंगे। आप इसको साथ के साथ रखिए कि नेशन यानी कि विद कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, रेस और टेरिटरी, ये एक डेफिनेशन दी गई। अर्नेस्ट रेनन ने यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में 1882 में एक भाषण दिया और उनको बाद में एक ऐसे के रूप में दिखाया गया कि व्हाट इज नेशन। तो व्हाट इज नेशन किसका है जी? अर्नेस्ट रेनन का है, व्हाट इज नेशन। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि अ नेशन is a long culmination of past endeavors यानी कि हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। ये जो डेफिनेशन है ये अर्नेस्ट रेनन के अकॉर्डिंग है। इस डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं, इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन लिखते वक्त आप लिखें कि अकॉर्डिंग टू अ स्पीच गिवन बाय अ फ्रेंच फिलोसोफर अर्नेस्ट रेनन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबन in 1882, a nation is a long culmination of past endeavors, sacrifice and devotion। आपने देखा पूरे फर्स्ट पेज को हमने डिस्कस किया और ये अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे नेशनलिज्म की स्पिरिट्स लोगों के अंदर डेवलप हुई। अब हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रांस का। फ्रांस, आपने देखा कि फ्रांस जो था, देखिए फ्रांस में एक खास बात थी कि फ्रांस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इसके अंदर थी कि फ्रांस वाज नॉट डिवाइडेड, फ्रांस यूनिफाइड था। फ्रांस के अंदर गवर्नमेंट कैसी थी? 1789 से पहले फ्रेंच के अंदर थी जी मोनार्की, मोनार्की थी। लुइस 16 यहाँ पर रूलर थे और 14 जुलाई 1789 को यहाँ पर रेवोल्यूशन होती है और 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली को पावर दे दी जाती है सारी किंग के द्वारा कि आप संभालिए। और यहीं पर उन्होंने जो वहाँ पर डिवीजन थे, जो फ्यूडल इनइक्वालिटीज थी, जो चर्च की पावर थी, उनको सब खत्म कर दिया था। अब हम देखें कि 1789 में रेवोल्यूशन जो हुई इसमें कौन से थे? मेनली थर्ड एस्टेट थी और पूरी थर्ड एस्टेट भी हम नहीं कह सकते। तो कैसे फ्रांस के सभी लोगों को तैयार किया गया? क्योंकि देखिए बहुत 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे भी लोग होते हैं जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन में विश्वास रखते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं यार राजा है वो हमारे लिए भगवान है और हम उनकी प्रजा हैं। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो राजा नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो आप पे टैक्स बढ़ा देगा, आप मारे जाएंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर फ्रांस के लोगों को कैसे तैयार किया गया कि एक फ्रेंच नेशन के यूनिफाइड सिटीजन बनने के लिए, हम उस प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म फ्रांस के अंदर डेवलप किया गया। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने नए वो वर्ड्स यूज किए, ला पैट्रे, ला सिटोयन। ला पैट्रे का मतलब है कि फादरलैंड, कि फ्रांस इज आवर फादरलैंड, एंड सिटोयन कि हम इसके सिटीजन्स हैं और हम सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। ये पहला उन्होंने कहा कि जी फ्रांस इज आवर फादरलैंड एंड वी आर इट्स सिटीजन्स, और हमारे पास अब सब इक्वल राइट्स होंगे। ये राजा के सिस्टम में हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। बोला अच्छा जी, बोला हाँ। फिर उन्होंने क्या कहा कि एस्टेट जनरल्स, याद रखिए सर, एस्टेट जनरल्स क्या थी? फ्रांस की पार्लियामेंट तो थी लेकिन वहां पर इलेक्शन वाला सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि फ्रांस की पार्लियामेंट में एस्टेट जनरल में आप याद कीजिए क्लास 9th की एक लाइन थी जो यहाँ अब कनेक्ट हो रही है। वो कहते हैं कि पीजेंट्स, इलिटरेट और औरतों को अंदर जाने ही नहीं दिया गया स्टेट जनरल की मीटिंग में 5 मई 1789 को। इसका मतलब है कि कोई इक्वालिटी तो है ही नहीं, आप ऐसे ही कर रहे हो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को। इन्होंने कहा कि एस्टेट जनरल्स का नाम बदल करके इन्होंने नेशनल असेंबली कर दिया जी, नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड बाय पीपल, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। फ्रांस के जो 4 मिलियन लोग थे
पुरुष थे वो मिलकर के 50,000 इलेक्टर्स को चुनते और ये 50,000 इलेक्टर मिलकर के 745 मेंबर्स की नेशनल असेंबली को चुनते। क्लास 9th भी रिवाइज हो रही है साथ के साथ, क्योंकि क्लास 9th के भी क्वेश्चंस आते हैं एनटीएससी में, आपको याद रखना है। तो थर्ड इन्होंने क्या कहा जी, कहा यूनिफॉर्मिटी लाएंगे कि यार अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग मेजर्स हैं, अलग अलग वहाँ पर वेट का सिस्टम है, अलग अलग टैक्सेशन का सिस्टम है, कहा हम सबको यूनिफॉर्म करेंगे। यूनिफॉर्म करेंगे यानी कि हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे, एक अथॉरिटी स्टेब्लिश करेंगे जो सब कुछ कोऑर्डिनेट करेगी। बोला अच्छा जी। बोले और? तो इन्होंने एक और काम किया फ्रांस के लोगों के अंदर, इन्होंने कहा वी आर टू लिबरेट अदर्स टू, कि जी हमारे पास तो देखो हमारा तो ये मोटिव है कि पूरा का पूरा फ्रांस जो है वो तो आजाद हो गया है इससे, हम चाहते हैं कि पूरे यूरोप को हम इस डेस्पोटिक पावर से, इस किंग की पावर से आजादी दिलाएं और उन सब में लोगों की ताकत को हम ऊपर रखें। तो अब इसकी वजह से जहां जहां फ्रेंच आर्मी गई, वेरेवर फ्रेंच आर्मी वेंट, स्विट्जरलैंड गई, हॉलैंड गई, म्यूनिक गई, ठीक है, मेंस गई, कहीं भी गई, दे वर वेलकम्ड, लोगों ने स्वागत किया कि आइए, द एपिटम ऑफ लिबर्टी, की सिंबल ऑफ लिबर्टी की तरह। फिर इन्होंने क्या कहा, देखिए जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, और उनको इन्होंने कंपोज किया। एग्जाम्पल मार्सेल्स फ्रांस का नेशनल एंथम है आज। देखिए किसी भी उसके अंदर, किसी भी स्ट्रगल के अंदर जो है सॉन्ग्स का बहुत ज़्यादा इसमें अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। आप लास्ट चैप्टर के अंदर इंडिया के केस में भी पढ़ेंगे, बहुत सारे सॉन्ग्स बने। तो मार्सेल्स ने भी लोगों को एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म उनमें डेवलप करने में हेल्प किया, क्योंकि पेट्रियोटिक फीलिंग्स डेवलप हुई, इससे मातृभूमि के प्रति जो उनका प्यार है वो बढ़ता गया। अब हम देखें कि मार्सेल्स में, ये मार्सेल्स आपको पता ही है फ्रांस का नेशनल एंथम है। मार्सेल्स एक जगह है, वहां से जा रहे थे लोग कहाँ, पेरिस की तरफ, एंड दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, और रॉबर्ट डे इसले, मार्सेल्स को इन्होंने कंपोज किया था, रॉबर्ट डे इसले ने, ये वो गा रहे थे और तब इसका नाम पड़ गया मार्सेल्स। अब देखा जाए तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट देखिए कि लोग, फ्रांस के लोगों ने इनको सपोर्ट किया, नेशनल असेंबली को सपोर्ट किया, और फ्रांस के अंदर एक यूनिफाइड सिस्टम देखने को मिला। अब देखिए कि इसका और नेक्स्ट लेवल पे क्या गया कि एक व्यक्ति आते हैं साहब, नेपोलियन बोनापार्ट साहब। नेपोलियन बोनापार्ट एक स्मॉल सोल्जर से लेकर के और फ्रांस के प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट नहीं, फ्रांस के एम्परर बने, सॉरी, कमांडर इन चीफ रहे पहले 1799 में। देखिए 1797 बिगिनिंग ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स, नेपोलियन ने लड़ाई शुरू की। 1799 ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर, और यहां आते इन्होंने क्या कहा कि राइट टू वोट किसके पास है जी? बोला सर इन लोगों के पास, भगाओ इनको। राइट टू वोट सिर्फ उन आदमियों के पास होगा जिनके पास प्रॉपर्टी है, महिलाओं को और बिना प्रॉपर्टी वाले आदमियों को कोई राइट टू वोट नहीं है। बोला अच्छा जी। बोला हाँ। बोला स्लेवरी बंद कर दी बताई? बोला हाँ सर, वो जैकोबिन्स ने बंद कर दी, स्लेवरी को फिर से शुरू करो, बिना दासों के हम राजा राज कैसे करेंगे? तो ही स्टार्टेड स्लेवरी। अब ऐसी गंदी चीजें कर रहा है तो लोग इसको हेट करें, लेकिन इससे कुछ अच्छे काम किए जिससे लोग इसको पसंद करने लगे। 1804 इसने नेपोलियनिक कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड या द सिविल कोड इसने इंट्रोड्यूस किया, द कोड ऑफ 1804। उसने क्या कहा कि यूनिफॉर्मिटी पर ध्यान दिया। सबसे पहले उसने कहा कि प्रिविलेजेस खत्म, कोई प्रिविलेज नहीं, कोई चर्च, कोई नोबल वाला, कोई वो नहीं, सब काम करेंगे आप। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबके सामने, यानी कि लॉ जो है, कानून के समक्ष आप सब बराबर हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा है, कोई कितना ही छोटा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आइडियल्स थे। इक्वालिटी थी, फ्रीडम थी, प्रॉपर्टी वाला राइट भी आया। आपको याद है कि उन्होंने कहा था नेचुरल एंड
इनएलिएनेबल राइट्स, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, यानी कि वो राइट्स जो एक व्यक्ति से कोई भी नहीं छीन सकता, जिसके अंदर इक्वालिटी, फ्रीडम और स्पीक अगेंस्ट ऑपरेशन था, और एक और था, वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। सर राइट टू प्रॉपर्टी को भी इन्होंने दिया लोगों को कि अननेसेसरली आपकी प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी, सिर्फ पब्लिक गुड के अंदर ही। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सर। 3 आप सब्जेक्टिव हट गया, बट इन ऑब्जेक्टिव दे कैन आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज नॉट डन अंडर द 1804 नेपोलियनिक कोड, द सिविल कंडक्ट कोड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके तहत कौन सा काम नहीं हुआ, ये सब आपने देखेंगे। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, लेकिन सही मायने में मैं आपको बताऊं तो इसमें से एक भी चीज नहीं आएगी। दिस वॉज अ क्वेश्चन फॉर सब्जेक्टिव। प्लीज ट्राई टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन इन योर माइंड कि व्हाट कैन बी आस्क्ड इन सब्जेक्टिव एंड व्हाट कैन नॉट बी आस्क्ड इन सब्जेक्टिव, कि आप इस क्वेश्चन को क्या ऑब्जेक्टिव में बोला जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, एस्टेट, ये आएगा जी, नेशनल असेंबली, एनटीएससी के अंदर तो आ सकता है, लेकिन क्लास 10th के बोर्ड की बात करें तो ये तो सिंपल सा पूछ ले वो कि स्टेट जनरल का पुराना नाम क्या था जी, स्टेट जनरल का नाम क्या बदल दिया इन्होंने, नेशनल असेंबली कर दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या यहाँ पर कोई भी चीज पूछी जा सकती है? इसके अलावा कोई भी चीज नहीं पूछी जा सकती इनमें। फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट पूछी जा सकती है बस। यहां जो है 1804 का कोड है, इसमें छोटे छोटे वर्ड्स हैं, प्रिविलेजेस खत्म, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, और एक चीज डाल दी जाएगी स्लेवरी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर कि स्लेवरी, वो क्लास 9 से कनेक्ट कर दिया। तो देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अननेसेसरी चीजों को मत रटने लग जाना बार बार। राइट टू प्रॉपर्टी का इसने किया, उसके बाद इन्होंने कहा यूनिफॉर्म मेजर्स, यूनिफॉर्म मेजर्स, वेट्स एंड स्टैंडर्ड्स, कि जी फ्रांस के हर राज्य में अलग वेट है, अलग नापतोल का मतलब है, क्या मतलब हुआ भाई, ये इन सबको बराबर करो, सब स्टैंडर्ड्स इक्वल करो, यूनिफॉर्मिटी आएगी। अब देखिए यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि स्टेट ए के अंदर और स्टेट बी के अंदर सेम मेजर सेम वेट हैं, तो क्या यहां से यहां ले जाने में, ट्रेड करने में आसानी नहीं होगी? आसानी होगी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किया कि सब कुछ सेंटर देखेगा कि कैसे काम करना है जी, एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ऐसे ही अलग अलग नहीं होगा। इसके अलावा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया पीजेंट्स के लिए कि सर्फडम, सर्फ, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे सर्फ एंड मैनर, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, इनसे जो है इनको आजादी दे देगी। सर्फडम आप याद कीजिए, पीजेंट्स को क्या करना होता था कि मैनर यानी कि अपने फ्यूडल लॉर्ड के घर पे जाके काम करना, उसके खेतों में काम करना, फिर उसको ड्यूज भी देना, फ्री में काम करवाएगा और फिर हम उसको गिफ्ट भी देंगे। ये सब इसने एबोलिश किया कि भागो यहां से, कोई मजाक बना रखा है। अब सर्फडम भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो नाउ पीजेंट्स वर हैप्पी कि नेपोलियन, प्रिविलेजेस खत्म, फिर से नीचे वाले लोग कि यार नेपोलियन, और फिर इक्वालिटी दे दी, प्रॉपर्टी दे दी सबको। अब यूनिफॉर्म सिस्टम से मर्चेंट्स दे वर हैप्पी कि नेपोलियन, और यहां से आम लोग खुश हैं कि नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया है, नेपोलियन बहुत बढ़िया आदमी है। नेपोलियन ने इतना सब किया, लेकिन नेपोलियन ने कुछ गड़बड़ कर दी। वो क्या किया कि ये पॉइंट यहां पे देखिए, वी आर टू लिबरेट अदर्स टू। नेपोलियन भी यही करके, नेपोलियन फ्रांस की आर्मी लेकर के अपने घोड़े पे बैठ के चल रहा है कि सबको आजादी देंगे हम, चलो। अब नेपोलियन, हिज आर्मी वाज रोमिंग इन एंटायर फ्रांस एंड इन एंटायर यूरोप, और आसपास के सब लोग दहशत में है कि नेपोलियन मारेगा। ऐसे सिचुएशन के अंदर नेपोलियन ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और बहुत सी लड़ाइयां जीती। वाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई? वहां की लोकल पॉपुलेशन, सर लोकल पॉपुलेशन, फ्रांस जहां भी गया लोकल पॉपुलेशन, फ्रांस चाहे स्विट्जरलैंड गया, चाहे हॉलैंड गया, चाहे म्यूनिक गया, चाहे मेंस गया, कहीं भी गया, वहां की लोकल पॉपुलेशन ने फ्रांस को लिबरेटर की तरह देखा कि फ्रेंच आर्मी इज हियर टू लिबरेट अस फ्रॉम दीज डेस्पोटिक किंग्स एंड नाउ वी विल कंट्रोल द पावर। लेकिन वो बेवकूफ एक बात भूल गए कि दिस मैन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर एंड ही सेड टू द नेशनल असेंबली गेट आउट, नॉट नेशनल असेंबली, ऑन द टू द कन्वेंशन, कि नाउ नेपोलियन इज द एम्परर एंड यू डू नॉट हैव द राइट टू क्वेश्चन मी। आप नेपोलियन से सवाल पूछोगे तो ही हिमसेल्फ वाज डेस्पोटिक, ही हिमसेल्फ वाज ऑटोक्रेटिक, एंड दीज पीपल वर होपिंग कि नेपोलियन आएगा, नेपोलियन आज़ादी दिलाएगा और नेपोलियन हमारे हाथों में सत्ता छोड़ेगा। नेपोलियन बेवकूफ़ है क्या? नेपोलियन अपने लोगों को मरवा रहा है और आपको पावर देने के लिए कि
आप नेपोलियन के बुआ के लड़के थोड़ी हैं। तो इन लोकल लोगों ने बहुत साथ दिया। अब नेपोलियन जब वहाँ आया तो नेपोलियन की आर्मी ने जब जीता तो नेपोलियन ने कहा कि क्या कुछ मिस्टेक्स जो इसने की वो थी जी, यानी कि इस लोकल पॉपुलेशन ने नेपोलियन के खिलाफ होना कब शुरू किया। नेपोलियन ने कहा सेंसरशिप, कि नेपोलियन के खिलाफ आप ऐसे ही नहीं बोल देंगे, सेंसरशिप एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कि जबरदस्ती कि उठाओ लोगों को और इनको फ्रांस की आर्मी में डालो, अभी तो पूरे यूरोप को आज़ादी देनी है। तो दीज पीपल टर्न अगेंस्ट हिम कि तुम तो हमारे ही राजा बन के बैठ गए यार, पहले उसकी सुन अब तुम्हारी, इसे और नहीं तो क्या। दीज पीपल टर्न अगेंस्ट हिम। नेपोलियन स्टार्टेड लूजिंग बैटल्स। 1813 नेपोलियन लॉस्ट एट बैटल ऑफ लिप्जिंग। नेपोलियन लॉस्ट बैटल ऑफ लिप्जिंग एंड 1852 वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन प्लीज highlight this, battle of Waterloo and Mr. Napoleon Bonaparte lost from Prussia, Britain, Russia and Austria. These four united hands कि इसको मार दो वरना ये हमें छोड़ेगा नहीं। और ये सब लोग मिलते हैं और बैटल ऑफ वाटरलू में फ्रांस के इस एम्परर को मारते नहीं है, अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट हिम, और फिर भेज देते हैं इसको एक प्रिजन में जिसका नाम है सेंट हेलेना आइलैंड। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट डाई। नेपोलियन बोनापार्ट डाइड इन 1821 एट सेंट हेलेना आइलैंड ड्यू टू पॉइजन। जहर की वजह से सेंट हेलेना आइलैंड के ऊपर 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ होती है। दीज थिंग्स शुड बी। अब इसको एक पेपर लीजिए आप, ऐसे पूरी लाइनें मत लिखिए। ला पेट्रे ला सिटोइन इक्वल राइट्स, a state general turned into national assembly, uniformity, central administration, we are to liberate others, patriotic songs and hymns, example Marseillaise which was composed by Robert d'Isle. Then Napoleon Bonaparte 97 Napoleonic Wars, 99 Emperor, 1804 Civil Code, privileges khatam, equality before law दे दी, right to property, uniform measures, central administration, serfdom. So these things made local people happy and these things made merchants happy and now people were with him. Local population thought कि France is a liberator, but later on when they found censorship and forced recruitment they turned against him. 1813 he lost at Battle of Leipzig and 1815 he lost at Battle of Waterloo from Prussia, Britain, Russia and Austria and he was sent to St. Helena Island कि भेजो यार इसको अब फटाफट। Then अब क्या होता है कि 1815 में देखिए स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म चली फ्रांस में, और जब फ्रांस में स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म चली तो याद कीजिए आसपास के उस जगह पर भी हुई। प्लीज रिमेंबर क्लास 9th की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको देख लेना एक बार प्लीज ध्यान से। 1792 में देखिए जब किसी राजा की पावर ले ली जाती है, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि किंग इज ए फॉर्मल हेड, फ्रांस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की राजा फॉर्मल हेड है, रियल पावर वेस्टेड विद नेशनल असेंबली। तो इन 1792 क्या हुआ कि वो पैलेस ऑफ टिलरिस में आया हुआ था कौन, लुइस 16, और वहां पर कुछ जैकोबिन्स आए। जैकोबिन्स यानी कि क्लब्स, कुछ क्लब थे जो सेंट जैकब के नाम पे बना था जैकोबिन्स। तो ये जैकोबिन्स पहुंचे और इन्होंने लोकल लोगों की हेल्प से उसको पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या क्या, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या खिचड़ी पका रहा है। ही सेड कि पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, जिनके साथ इनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया मेरी मदद करने वाले हैं, आर्मी भेजने वाले हैं फ्रांस में, इस नेशनल असेंबली को उखाड़ फेंकेंगे और मुझे फिर से रूलर बना देंगे। तो यही गड़बड़ अब 1792 में ये बात जैकोबिन्स ने बताई नेशनल असेंबली को कि आपकी गर्दन कटने वाली है साहब, आप बैठे हो यहाँ पर। तो इन लोगों ने फटाफट रेजोल्यूशन पास किया और इन्होंने कहा कि डिक्लेयर वॉर, कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया के साथ हम वॉर करेंगे। अब ये लड़ाई चल रही है धीरे धीरे, फिर इन्होंने ये बात कही थी कि हम तो सबको आज़ादी दिलाएंगे, ये लड़ाई है लोगों की और राजशाही की। ये इन्होंने कहा कि अ वॉर बिटवीन मोनार्की एंड पीपल, कॉमन पीपल, और लोग जुड़ते चले गए मैसिव स्केल के ऊपर। एंड देयर कम मर्सेल्स, की इन लोगों को मोटिवेट करो, मोटिवेट, ये लोग मरने लगेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो व्हाट वाज द मोटिवेशन, मर्सेल्स। तो दिस मोटिवेशन, अब यहाँ पर ये जो पर्शिया है ये सब हुआ और ऑस्ट्रिया के साथ इन्होंने ये सब सिस्टम शुरू किया। 1792 ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन
ये फ्रांस ने वॉर डिक्लेयर कर दी पर्शिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर। नाउ व्हाट हैपेंड कि अब धीरे धीरे जब सब लोगों में ये चीज़ बढ़ रही है तो देयर स्प्रेड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब 1815 के बाद क्या होता है हम वो देखेंगे। अब देखते हैं कि 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गए तो फ्रांस के साथ क्या किया गया। देखिए अब फ्रांस का मतलब केवल फ्रांस नहीं है, फ्रांस का मतलब है कि फ्रांस ने जो जो चीज़ें जीत ली, स्विट्जरलैंड जीत लिया, हॉलैंड जीत लिया, इटली जीत लिया, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स को इसने हराया, वो सब अब फ्रांस के अंदर ही मानी जाएंगी, फ्रांस के एम्पायर के अंदर यानी कि फ्रेंच एम्पायर के अंदर मानी जाएंगी। तो 1815 के अंदर हारने के बाद उन्होंने एक ट्रीटी की फ्रांस के साथ, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना वेरी इंपॉर्टेंट सर। वियना ट्रीटी इज सो इंपॉर्टेंट कि आप इसको बिल्कुल मार्कर से हाईलाइट करके रखिए, एक पेज के ऊपर है पूरा, वो पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वियना 1815। अब इसकी शर्तें इंपॉर्टेंट हैं। ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर इस यानी कि जो कांग्रेस का मतलब होता है असेंबली ऑफ पीपल, तो जो लोग इकट्ठा हुए पर्शिया वाले वो जिन्होंने हराया था वो सब आए और उसकी अध्यक्षता यानी कि उसकी लीडरशिप किसने की, ऑस्ट्रियन ड्यूक, ऑस्ट्रिया के ड्यूक कौन, सॉरी ऑस्ट्रिया के चांसलर, नॉट ड्यूक, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। ड्यूक मैटरनिच ने किया। इसकी याद रखिए ट्रीटी ऑफ वियना 1815 और इसकी लीडरशिप किसने की, ड्यूक मैटरनिच जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। हाईलाइटेड है ये नेम बिल्कुल। अब देखते हैं कि फ्रांस, देखिए यहां पर मैं आपको कह दूं कि फ्रांस का मतलब वो सब जो फ्रांस ने जीत लिया था, ये फ्रांस है, ये फ्रांस का नॉर्थ साइड, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। साहब जो वेस्टर्न प्रोविंसेस थी, वेस्टर्न प्रोविंसेस वो दी गई पर्शिया को, पर्शिया को दी गई। साउथ का जो पार्ट था वो दिया गया जेनेवा। नॉर्थ का जो पार्ट था वहां पर पोलैंड बनाया इन्होंने, जो रशिया के लिए दिया गया, सॉरी नॉर्थ नहीं, ईस्ट में, ईस्ट में इन्होंने क्या बनाया जी, पोलैंड बनाया। और किसको दिया इन्होंने, रशिया को दिया कि रशिया का कंट्रोल रहेगा इस पर। नॉर्थ के अंदर इन्होंने किंगडम बनाया किसका, ऑफ नीदरलैंड्स, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, बेल्जियम इसका पार्ट था, ये नॉर्थ के अंदर। फिर इनका जो इटली था, याद रखिए इटली किसको दिया गया जी, इटली दिया गया ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया को इटली दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप देखिए कि फ्रांस के चारों तरफ इन्होंने कुछ ना कुछ लगा दिया, या रशिया को लगा दिया, जेनेवा को लगा दिया, पर्शिया को लगा दिया, ऑस्ट्रिया को लगा दिया, नीदरलैंड को लगा दिया। एंड दीज ऑल वर रूल्ड बाय किंग्स। इन पर्शिया, इन रशिया, रशियन एम्पायर, द किंग्स वर जार्स। अब देखा जाए तो इसका एम पूछ लेते हैं कि जी एम क्या है, इसका मोटिव क्या है। एंड द मोटिव वाज टू अनडू ऑल चेंजेस डन बाय नेपोलियन, कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सब चेंजेस को वापस करना। एंड अनदर मोटिव, एक और मोटिव इन्होंने कहा, एडिशनल मोटिव, वो था टू रेस्ट्रिक्ट फ्रांस फ्रॉम मेकिंग एनी फर्दर गेन्स। ये दो आपके लिए लिखे गए हैं, एनसीईआरटी में लैंग्वेज अलग है थोड़ी सी, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप इन दोनों को याद रखें। ट्रीटी ऑफ वियना, इसी डायग्राम को आप याद रखेंगे, 1815 द ट्रीटी ऑफ वियना, एंड दिस वाज लेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। एम अनडू ऑल द चेंजेस डन बाय नेपोलियन। सेकंड की रेस्ट्रिक्ट करें फ्रांस को दोबारा इतना पावरफुल हो जाने से कि वो ऐसे हमले करे और जीत लें। हाउ द फ्रांस वाज रेस्ट्रिक्टेड, फ्रांस द नॉर्दर्न साइड द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, पोलैंड वाज ऑन ईस्ट एंड गिवन टू रशिया, साउथ जो पार्ट था वो जेनेवा, वेस्ट पार्ट वाज अंडर पर्शिया, इटली वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया। These things were done and now आप यहां पर देखेंगे a spirit of conservatism, spirit of nationalism नहीं, 1815 which of the following started in 1815, conservatism। conservatism का मतलब क्या है, conservatism कहता है कि ऐसे लोग जो परंपरा में विश्वास रखते हैं कि परंपराएं चली आ रही हैं जी, हम तो ऐसे ही रहते थे, तो ये राजा के परंपराओं को मानते थे, मोनार्की होनी चाहिए जी, ऐसे लोग थे, those who believed in monarchy। क्लास 9th के चैप्टर 2 में भी आपने इनके बारे में पढ़ा, conservative, liberals and radicals। So the conservatives believed in the institution of tradition, customs, उनमें विश्वास रखने वाले लोग हैं।
लेकिन इन्होंने भी कहा कि नेपोलियन की अच्छी चीज़ों को रख लो, लेकिन राजशाही शुड बी देयर, मोनार्की शुड बी देयर। इसके अंदर एक और इन्होंने चेंज किया कि फ्रांस के आसपास तो आपने रोक दिया, अब फ्रांस को अंदर से कमजोर करो। एंड दे सेड कि नाउ बोरबन फैमिली, बोरबन फैमिली, बोरबन फैमिली, किंग लुइस 16 was from Bourbon dynasty and Bourbon dynasty was again planted in France कि अब आप राज कीजिए। एंड नाउ these old dynasties जो आसपास रूल कर रही थी, they were despotic, autocratic, dictator, और इन्होंने अपनी अपोज में आने वाले हर आदमी को पकड़ा, उसको मारा बहुत जोर से। फ्रांस के अंदर तो बुर्बन्स ने बहुत कहर सा बरपा दिया कि आपने बहुत दिन हो गए हैं यार, हमारे पूर्वजों को आपने इस तरह से उखाड़ फेंका, आपने उनको सजाएं मौत दे दी कि गिलोटाइन कर दिया जाए लुइस 16 को। चुन चुन के इन लोगों ने अंदर मारकाट मचाई, और ये कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा उस समय जो है लोगों के सामने आई। और फिर से एक बार वापस ट्रीटी ऑफ वियना का इम्पैक्ट हुआ कि सब जगह पर वापस से डिस्पोटिक रूल्स यानी कि मोनार्कीज री इस्टेब्लिश होने लगी। लेकिन सर इन्होंने एक काम किया कि जो जर्मनी था वो भी तो फ्रांस के अंदर ही था, उसके अंडर था, सॉरी। जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 स्टेट्स जिसको दे वर नोन एज कन्फेडरेशन, 39 कन्फेडरेशंस। अब इन कन्फेडरेशंस में व्हेन द जर्मनी वाज डिवाइडेड, सो इन्होंने क्या किया कि इसको कुछ नहीं कहा, ये वैसे ही बटे हुए हैं, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये सब हुआ तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिला कि जो नेशनलिस्ट थे वो भाग गए सर, वो अंडरग्राउंड हो गए, अंडरग्राउंड। और अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि सब जगह राजा हैं और तलवारें लेकर के घूम रहे हैं कि पकड़ो उन लोगों को जो नेशनलिस्ट हैं, जो चाहते हैं बहुत नेशनलिज्म कर लिया कि गर्दन काट दो। तो उन्होंने कहा अंडरग्राउंड सोसाइटीज यानी कि सीक्रेट सोसाइटीज, द राइज ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज। और यहां पर एक वर्ड आएगा सर फॉर इटली, इन केस ऑफ इटली देयर वाज अ मैन नेम्ड Giuseppe Mazzini. He was born in 1807. At the age of 24 he was sent to exile, कि देश निकाला दे दिया गया। क्यों? क्योंकि लिगुरिया एक जगह है, यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में। फादर ऑफ मॉडर्न इटली के यूनिफिकेशन में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लिगुरिया के अंदर आप रेवोल्यूशन प्लान कर रहे थे, इसलिए इनको एग्जाइल में भेज दिया। एंड व्हेन ही वाज इन एग्जाइल ही मेड सीक्रेट सोसाइटीज। तो 2 सीक्रेट सोसाइटीज ही मेड वाज यंग इटली and young Europe. This was made in Marseilles and this was made in Bern. और इनका भी एक ही मोटिव था। He said कि जो नेशन स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट्स वो नेचुरल यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड है, नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। सर प्लीज रिमेंबर हु सेड that nation states are natural unit of mankind, मिस्टर गोसेप मैजनी। और इस ड्यूक मैटरनिच पे क्यों मैंने हाईलाइट करवाया था, मिस्टर ड्यूक मैटरनिच सेड अबाउट गोसेप मैजनी के बारे में कहा कि मोस्ट डेंजरियस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर, कि राजशाही का जो हमने सिस्टम बना रखा है ना साहब, इसका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है ना तो वो ये है, इसको ढूंढो और इसको मारो किसी तरह से। तो गोसेप मैजनी सेड कि नेशन स्टेट्स आर नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड एंड ड्यूक मैटरनिच सेड दैट ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर, दैट इज मोनार्की। देखिए जब ये नेशनलिज्म की स्पिरिट बढ़ रही थी, जब नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था, तो इसको एसोसिएट किया गया एक वर्ड से, दैट इज नोन एज लिबरल नेशनलिज्म। क्योंकि नेशनलिज्म मेनली उन लोगों में था जो एजुकेटेड थे, जो समझदार थे, जो थोड़े पढ़े लिखे थे, थोड़े मिडिल क्लास थे। क्योंकि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा तो मिडिल क्लास की ग्रोथ होने लगी, ट्रेडर्स की ग्रोथ होने लगी। और अब इस लिबरल नेशनलिज्म के हम समझेंगे कि आखिर क्या चीज़ है। तो देखिए लिबरल जो वर्ड है वो एक वर्ड से आया है जिसका नाम है लिबर, और लिबर का मतलब होता है फ्री, फ्री। अब इस लिबरल नेशनलिज्म के 2 नोशंस हैं, 2 नोशंस।
फर्स्ट इज पॉलिटिकल notion and second is economic notion. Political notion and economic notion. सर political notion क्या कहता है कि आपके पास तीन चीजें, थ्री थिंग्स, दिस political notion says three things. First, equality, freedom, and third, गवर्नमेंट, बट हाउ, बाय कंसेंट. अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं. इक्वालिटी, अब ये इक्वालिटी पे विश्वास रखते हैं, कहते हैं कि जी इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो. लेकिन इस इक्वालिटी के अंदर इन्होंने कहा राइट टू वोट फॉर वुमेन, यानी कि सफरेज, ये नहीं आएगा, ये इंक्लूडेड नहीं है. औरतों को नहीं मिलेगा, नॉन प्रॉपर्टीड मैन को नहीं मिलेगा. और फ्रांस में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दिया गया था 1946 में. प्लीज हाईलाइट दिस. ये इक्वालिटी. फ्रीडम कहता है यार बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, सरकार कोई गलत काम करती है तो हम उसको अपोज कर सकें. ऐसे थोड़ी ना कि सरकार ने जो मन किया, जो मन में आया वो सब करने लगी. दिस शुड बी एंडेड. देन दे सेड कि गवर्नमेंट, कि हमारे ऊपर जो इंस्टीट्यूशन काम करेगा वो गवर्नमेंट होगी, बट द गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय कंसेंट. फ्रांस के अंदर हमने देखा था कि जो लोग थे यानी कि एक्टिव सिटीजन्स थे, उन्होंने इलेक्टरेट यानी कि 50,000 लोगों को चुना था और उन 50,000 लोगों ने 745 मेंबर की नेशनल असेंबली को चुना था. बाद में 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली चेंज हो गई थी कन्वेंशन में, जिसमें राइट टू वोट वाज गिवन टू एवरी मैन हु वाज अबव 21, क्योंकि जैकोबिन्स ने वो काम किया. नाउ दिस वाज पॉलिटिकल नोशन. कोई इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट दिस कम फ्रॉम दिस वर्ड एंड दीज थ्री थिंग्स शुड बी देयर, बट इज इट ऑफ वर्थ फॉर ऑब्जेक्टिव? नो, कोई काम का नहीं है ये. यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज वाज इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक, कि नो रेस्ट्रिक्शंस बाय गवर्नमेंट, नो रेस्ट्रिक्शंस बाय गवर्नमेंट. एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ये कह रहा है जी, समझने का है सिर्फ, नथिंग टू मेमोराइज इन दिस. यूनिफॉर्म सिस्टम, वो कहते हैं कि जर्मनी की बात करो आप. जर्मनी, नाउ जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 कॉन्फेडरेशंस. 39 कॉन्फेडरेशंस. अब हर ए पार्ट से मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है. अब ए से बी पे जाओगे तो 5% कस्टम ड्यूटी, फिर सी में जाओगे तो फिर 5%. आपने कहा यूनिफॉर्मिटी तो है टैक्सेशन में, 5% लगेगा सब जगह, लेकिन वेट्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है. यहां मान लीजिए कोई चीज 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर फॉर एग्जाम्पल, यहां पर उस समय, और किसी जगह पे 56 सेंटीमीटर, किसी जगह पे 100, किसी जगह पे 102. तो डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर आप टैक्स लग रहा है, वेट के ऊपर टैक्स लग रहा है ना जी, इतना वेट के ऊपर इतना टैक्स लगेगा. तो यार ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ है. यानी कि अगर आप हैम्बर्ग से और नरमबर्ग जाओगे तो 11 प्रोविंसेस से जाना पड़ेगा, तो टैक्स लगेगा जी 11 × 5 55%. 100 रुपए की चीज 155 की मिलेगी जी. प्राइस इंक्रीज्ड बाय हाफ ऑफ अर्लियर. तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने इकोनॉमिक नोशन था कि जी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस ना हो और यूनिफॉर्म सिस्टम हो. अब हम देखते हैं कि 1815 में जब चीज़ें रिस्टोर की गई तो क्या सब देखने को हमें मिला. एक चीज़ जो हमें देखने को मिली वो थी कंजर्वेटिव्स वर्सेस लिबरल नेशनलिस्ट्स. देखिए लिबरल नेशनलिस्ट आखिर कौन थे. देखिए साहब, ये वो लोग थे जो मिडिल क्लास, जो थोड़ी सी राइज हुई ट्रेड के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण, और ये एजुकेटेड थे. अब इन लिबरल नेशनलिस्ट ने क्या किया कि साहब इनके खिलाफ इन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा. इन्होंने चीज़ें जो है रोकी नहीं, दबे नहीं, ये चलते रहे. और पहला इंसिडेंस हमें देखने को मिला कि जी जुलाई 1830, जिसको बोला जाता है सेकंड फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बोला जाता है. सर वेरी इंपॉर्टेंट,
सेकेंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, जुलाई 1830। जुलाई 1830 में क्या होता है कि राजा की उस काम से जो है लोग परेशान हो जाते हैं और पेरिस के लोग फिर से इकट्ठा होते हैं और किंग थे उस समय चार्ल्स 10 और ये लोग इकट्ठा होते हैं जुलाई 1830 में और इस चार्ल्स 10 को हटा करके एक नेशनल असेंबली बनाते हैं और फ्रांस को कहते हैं कि फ्रांस फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा। और मोनार्क भी अपने में ऐसे ही बिठाया, इसको नहीं बिठाया दोबारा से कि ये तो पता नहीं क्या कर दे। मोनार्क एक पपेट एम्परर इन्होंने बनाया, लुइस फिलिप, वेरी इंपॉर्टेंट, लुइस फिलिप। देखिए 1815 में आपको मैं बता दूं कि किसको बनाया गया, लुइस 18 को, लुइस 18 जो कि किसके ग्रैंडसन थे, लुइस 16 के, ये बना दिया गया लुइस फिलिप को। अब ये नेशनल असेंबली, अब देखिए यहां पर कुछ हुआ, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि बेल्जियम जो था वो नीदरलैंड्स का ही एक पार्ट था। नीदरलैंड का जो द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम, ये यूनाइटेड थे, लेकिन इससे प्रभावित होकर इस बेल्जियम वालों ने भी विद्रोह किया और बेल्जियम सेपरेट हो गया, यानी कि किंगडम स्प्लिट हो गया, टूट गया, वो यूनाइटेड नहीं रहे। एक और एग्जांपल जो यहां देखने को, देखिए इसमें बहुत सी चीजें आती चली जाएंगी। पहला फ्रेंच, दूसरा ये, तीसरा एक और एग्जांपल ग्रीस। अब देखिए दो बातें बड़ी फेमस थी उस समय। फ्रांस जो था, फ्रांस, ड्यूक मेटरनिच के बारे में फिर से एक बात आई, ड्यूक मेटरनिच, आपने वहां लिखा है, उसी में आप देखें, पहला ऑस्ट्रियन चांसलर, दूसरा फैक्ट कि ही कन्वेंट द असेंबली, सॉरी द ट्रीटी ऑफ वियना, एंड थर्ड ही सेड कि Giuseppe Mazzini is the most dangerous enemy of our social order. Third, he said, when France sneezes, the entire Europe catch cold, कि फ्रांस के छींकने से सारे यूरोप को सर्दी लग जाती है जी। तो इन्होंने क्या कहा, ग्रीस के बारे में क्या कहा जाता था, ग्रीस वॉज कॉल्ड क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ग्रीस सिविलाइजेशन बहुत फेमस थी यहां पर, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, की यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना है। और ग्रीस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन्स, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था ग्रीस 15th सेंचुरी से ही। अब देखिए यहां पर एक और टॉपिक को मर्ज करना होगा मुझे, जो आपके सेपरेट हेडिंग में है, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब है कि आप कल्चर का साथ लेकर के, आर्ट का साथ लेकर के, पोइट्री का साथ लेकर के, लैंग्वेज का साथ लेकर के, आप साइंस और रीजन की बजाय फीलिंग्स, इमोशंस के साथ आप लोगों को मोटिवेट करें लड़ने के लिए। एक और बात यहां पर देखने को मिली कि एक जर्मन फिलोसोफर जॉन हर्डर ने यही बात कही कि लोगों को जो है, ग्रीक लोगों को आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उनको कोई रीजन बता देंगे या कोई साइंस समझा देंगे उसके पीछे की, नहीं, आप फीलिंग्स के थ्रू, आप आर्ट के थ्रू, आप पोइट्री के थ्रू, आप पेंटिंग्स के थ्रू आप उनको समझाएंगे। और ऐसी ही एक पेंटिंग आई, उस पेंटिंग में क्या दिखाया गया कि जी 1824 के अंदर सॉरी, कि 20,000 ग्रीक्स, 20,000 ग्रीक्स वर किल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर के, कौन से, तुर्क, द तुर्क्स वर अंडर द ऑटोमन एम्पायर, तो तुर्क्स किल्ड 20,000 ग्रीक्स एट आइलैंड ऑफ कियोस, CHIOS, आइलैंड ऑफ कियोस के ऊपर साहब एक फ्रेंच उसने बनाई है पेंटिंग की, 1824 के अंदर 20,000 ग्रीक्स को मार दिया सर तुर्कों ने। पेंटिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेवोल्यूशन। आप क्लास 12th की उसमें हिस्ट्री में भी देखेंगे, जब इंडियन उसमें इंडियन वो जो रिवोल्ट आप देखेंगे 1857 में इंडियन नेशनलिज्म में, वहां पर भी बहुत सी इमेजेस थी जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ब्रिटेन के फेवर में भी और इंडिया के फेवर में भी। उसमें दिखाया गया कि कुछ ऐसी इमेजेस दिखाई गई, ब्रिटेन दबा रहा है लोगों को, लेकिन ब्रिटेन की जनता जो थी उसके पास राइट्स थे, दे वर क्वेश्चनिंग कि व्हाट आर यू डूइंग इन इंडिया, यू आर किलिंग पीपल, तो दे मेड पेंटिंग्स। और पेंटिंग क्या की, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई
और उस पेंटिंग में जोसेफ नियोल पैटर्न की एक पेंटिंग थी 1859 के अंदर कि इंडियन रिवोल्ट करने वाले अंदर आ रहे हैं घर के गेट से, दिखाया इतना ही, और अंदर ब्रिटिश महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो दे वर वेटिंग फॉर डेथ एंड डिसऑनर, और कुछ नहीं दिखाया सर। बट दिस पेंटिंग, इसने वहां ब्रिटेन में जो है एंगर कि सर मारो इन लोगों को, ये हमारे लोगों को मार रहे हैं, वहां दिखाया कुछ भी नहीं, बट दैट क्रिएटेड अ फीलिंग अमंग देम कि एग्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया, एंगर आ गया। तो सेम हैपेंड विद ग्रीक्स कि 1821 में इन्होंने शुरुआत की, और बाहर रहने वाले ग्रीक्स या कुछ और ऐसे लोग थे जो ग्रीक के साथ थे, जिसमें एक नाम आता है एक इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन जो थे वो ना सिर्फ इन्होंने फंड्स इकट्ठा किए, ना सिर्फ इसकी मदद की, बल्कि लड़ने के लिए भी गए। 1824 के अंदर फीवर से इनकी डेथ हो गई लॉर्ड ब्रायन की, और फाइनली 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, वेरी इंपॉर्टेंट सर, कॉन्स्टेंटिनोपल, आपको ये याद रखना होगा कि कौन सी ट्रीटी ने क्या किया। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 डिवाइडेड फ्रेंच, दिस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इंडिपेंडेंस फॉर ग्रीस, कि नाउ ग्रीस गॉट इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर 1832। अब आपने इन सब में देखा, लेकिन एक और चीज थी जो थी लैंग्वेज, कि सर लैंग्वेज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस, व्हाट हैपेंड इन पोलैंड सर, इन पोलैंड वाज डिवाइडेड बिटवीन रशिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया। तो रशिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने पोलैंड को अपने आप में बांट लिया 18th सेंचुरी में कि यार इसको बहुत बकवास की इसने, इसको फ्रांस को रोकने के लिए बनाया था, बस बहुत हो गया, इसको डिवाइड किया। तो पोलैंड कुछ चला गया रशिया के पास, कुछ ऑस्ट्रिया के पास, कुछ पर्शिया के पास। ना पोलैंड सीज्ड टू एग्जिस्ट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अब पोलैंड इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये रशियंस आते हैं साहब, ये रशियंस आकर के कहते हैं कि नाउ नो पोलिश, कोई पोलिश लैंग्वेज नहीं, ओनली रशियन। क्लास 12th में आप फ्लेमिंगो में पढ़ेंगे द लास्ट लेसन, जहां फ्रेंच लोग जो हैं उनकी एक जो 2 डिस्ट्रिक्ट है लॉरेन, और इसी फ्रेंच वॉर के अंदर लॉरेन और एल्सेस, ये 2 डिस्ट्रिक्ट कैप्चर कर लेता है जर्मनी, और कहता है कि नो फ्रेंच ओनली जर्मन, कि जर्मन पढ़ाएंगे आप सिर्फ। पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है, इंग्लिश का लिटरेचर का, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है। यहां पर भी इन्होंने कहा ओनली रशियन। अब इन्होंने अपोज करना शुरू किया। 1831 के अंदर इन्होंने एक रिवोल्ट किया, लेकिन साहब रशियंस ने दबा दिया, बिकॉज रशिया वाज पावरफुल एट दैट टाइम, जार्स वर देयर, वेरी बिग एम्पायर, वेरी बिग रेड आर्मी सर, रेड आर्मी कि लपेट दो इन सबको। देन व्हाट हैपेंड कि लैंग्वेज एज वेपन, लैंग्वेज वाज सीन एज अ साइन अगेंस्ट रशियन ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि जो चर्च थी, पोलिश चर्च, वो पोलिश लैंग्वेज को यूज कर रही थी। एंड नाउ रशियंस ने क्या किया कि पोप और बिशप्स को जो है उठाया वहां से और कहा चलो भागो यहाँ से, इनको भेज दिया साइबेरिया कि जाओ ठंड में मरो, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि रशियन के अंदर प्रीच करना है, यू आर प्रीचिंग इन पोलिश। तो ये हमें देखने को मिला कि 4 कंट्रीज के बारे में छोटे छोटे डायग्राम्स में ऐसे मत लिखने लग जाना बेवकूफ बच्चों की तरह, यू स्टार पॉइंट बना के कि only Russian language was allowed in Poland. Polish people got angry and they wanted to remove Russians as soon as possible. Church started preaching in Polish लैंग्वेज। ऐसे मत लिखने लग जाना सर, यू आर नॉट सपोज टू राइट अ बुक, कि आप नोट्स बनाएंगे और फिर आपके नोट्स को इतिहासकार देखेंगे कि अरे वाह, खुदाई में निकलेंगे बहुत समय बाद कि अरे वाह ये नोट्स बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं, ये कौन सी लिपि में लिखा गया है, पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा।
तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आप ऐसे लिखने लग जाएंगे तो ये चैप्टर 10 पेजेस का है और आप इस चैप्टर के 100 पेजेस में नोट्स बनाएंगे और फिर पूरी हिस्ट्री के नोट्स आपके हजारों पेज में इकट्ठा होंगे, फिर रिवाइज करने बैठोगे, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। दिस स्मॉल डायग्राम पोलैंड, दिस डिवाइडेड, नो पॉलिश, ओनली रशियन, चर्च स्पीकिंग इन पॉलिश, रशियन सेंट देम टू प्रिजन, व्हाई? ये क्वेश्चन मार्क लगा लेना है, बिकॉज वेन एवर यू विल सी दिस क्वेश्चन मार्क यू विल रिमेंबर, यू विल रिकॉल कि अच्छा रशियंस ने कहा था सिर्फ रशियन में बोलना है, पर दीज वर स्पीकिंग इन पॉलिश लैंग्वेज, तो इनको उठाया और जेल में डाल दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नो पॉलिश ओनली रशियन। आप देखते हैं इसके बाद की सिनेरियो को, देखते हैं सर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर आती है 1848। सर ये जो साल है ना, ये बड़ा खतरनाक साल रहा। देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब्स नहीं है इतनी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जॉब्स इतनी ज्यादा नहीं है। फिर क्या है कि स्मॉल जो लोग हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल वर्कर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, दे वर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम व्हाट? चीप मेड क्लॉथ्स। एक्सक्लूसिवली ये आप यूज करें, क्योंकि टेक्सटाइल में मेनली कंपटीशन था कि ब्रिटेन की मशीनें जो है वो बना रही हैं प्रोडक्ट्स और दिन रात काम चल रहा है। क्लास 11th की हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, उसके नेगेटिव साइड को भी, डार्क साइड को भी आप एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर पेरिस में क्या होता है कि फिर से हंगामा हो गया। ये लोग हंगामा करने में ही विश्वास रखते हैं। इन लोगों ने क्या किया साहब, पेरिस में बैरिकेड्स लगा दिए, फूड की प्राइसेस फिर से, देखिए सर जितने भी रेवोल्यूशन हुए फूड प्राइसेस, आप याद कीजिए, फूड प्राइसेस पे रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, फूड प्राइसेस पे रेवोल्यूशन हो गया 1792 में, फूड प्राइसेस पे रेवोल्यूशन हो गया रशिया में 1917 में, फूड प्राइसेस के ऊपर रेवोल्यूशन हुआ कहाँ पे? 1813 में, फूड प्राइसेस के बढ़ने के ऊपर फिर रेवोल्यूशन हुआ पेरिस में 1848 के अंदर रेवोल्यूशन हुआ और फिर लुइस फिलिप साहब भाग गए। अब इन्होंने कहा यहां पर सर वेरी इंपॉर्टेंट, यहां फ्रांस ने कहा कि वी विल होल्ड अ नेशनल असेंबली, और इस नेशनल असेंबली में इन्होंने दे दिया जी यूनिवर्सल, वेरी इंपॉर्टेंट सर प्लीज, यूनिवर्सल मेल सफरेज, यूनिवर्सल मेल सफरेज वाज गिवन। मेल सफरेज, मेल मतलब ऑल मेन 20 और अबोव, 21 और 21 से अधिक की उम्र के सभी व्यक्ति रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रॉपर्टी दे वर गिवन राइट टू वोट। अब इस ये जो इन्होंने किया नेशनल असेंबली ने, तो यहाँ से फिर अब लोगों में बातें चलनी शुरू हुई कि यार फ्रेंच लोगों ने ऐसा कर लिया, फ्रेंच लोगों ने ऐसे कर लिया। नाउ टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, जर्मनी में देखते हैं क्या होता है। जर्मन्स ने साहब क्या काम किया कि जर्मनी वॉज डिवाइडेड इंटू 39 कॉन्फेडरेशंस। तो क्या किया कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, वेरी इंपॉर्टेंट सर, लिबरल नेशनलिस्ट, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करके रखिए इसको नोट्स में भी। एजुकेटेड पीपल फ्रॉम मिडिल इलीट क्लास, मिडिल इलीट क्लास, मिडिल क्लास इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू अपर मिडिल, लोअर मिडिल और मिडिल क्लास। तो मिडिल इलीट क्लास के एजुकेटेड लोग थे, पीजेंट्स आर्टिसंस नहीं, गरीब दबे कुचले लोग नहीं, मिडिल क्लास के इलीट लोग थे। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने कहा कि फ्रैंकफर्ट एक जगह है जर्मनी के अंदर, बोले यहाँ चलते हैं, इस शहर में चलते हैं। ये फ्रैंकफर्ट में बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस यहाँ पे है 1848 के अंदर ही। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम नेशनल असेंबली बनाएंगे, जैसे फ्रांस में हुआ था सेम इन्होंने वो कहा कि हम नेशनल असेंबली बनाएंगे। और 18 मई, सर दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1848 18 मई 1848 841 मेंबर्स की नेशनल असेंबली बनाई। और ये असेंबली कहाँ बैठी, ये असेंबली बैठी सेंट पॉल। सेंट पॉल एक चर्च है, सेंट पॉल चर्च के अंदर ये बैठी। एंड दिस असेंबली ऑफ 18 मई 1848 वाज कॉल्ड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 18 में 1848 को 1841 मेंबर्स की नेशनल असेंबली इन लोगों ने चुन ली खुद ही वोट करके, लिबरल नेशनलिस्ट्स ने, पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने। सेंट पॉल के अंदर ये लोग बैठे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर,
नो वुमन वॉज इलेक्टेड, औरतों को केवल कहा कि गैलरी से देख लो, तुम ऊपर से झांक लो कि अच्छा वो कितने अच्छे लग रहे हैं, अच्छा प्रेसिडेंट बना रहे उसको। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि उस समय के जो पर्शियन रूलर थे, पर्शियन एम्परर फ्रेडरिक विलहेल्म फोर्थ, फ्रेडरिक विलहेल्म फोर्थ को इन्होंने कहा कि चचा आप हमारे प्रेसिडेंट, आप हमारे मोनार्क बन जाइए। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएंगे, जैसे फ्रांस ने सोचा था, सेम टू सेम फ्रांस की क्रांति 1789 वाली। तो इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना लेते हैं जी। फ्रेडरिक विलहेल्म को कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाते हैं, आप मोनार्क बन जाओ, सारी पावर पार्लियामेंट के पास रहेगी जो 841 मेंबर्स का है। एंड ही सेड, अच्छा बेवकूफ समझते हो, ये सारे के सारे जो और रूलर्स थे उनके साथ मिल गए और इस असेंबली का अपोज हुआ। ये असेंबली रेसिस्ट भी करती, लेकिन असेंबली के साथ गड़बड़ क्या हुई कि पीजेंट्स सर, आर्टिसंस, स्मॉल पीपल, जो छोटे समझे जाने वाले लोग थे, दीज पीपल वर नॉट इन द फेवर ऑफ दम। ये इनके साथ नहीं थे कि इन्हें 841 में हम कहाँ हैं, ये तो आपने अपनी अपनी बना लीजिए। आप तो अपने आप को तो कह रहे हो कि नाउ वी विल, हम ही डिसाइड करेंगे पूरी जर्मनी का फ्यूचर, हम कहाँ हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर दिस असेंबली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, दिस नेशनल असेंबली लॉस्ट द सपोर्ट, और इनको भागना पड़ा क्योंकि फ्रेडरिक विलहेल्म ने कहा कि प्लीज कॉल द ट्रूप्स, आर्मी को बुलाइए जरा, इनको भगाइए यहाँ से। तो आर्मी आई और ये सब भाग गए। ये सिचुएशन, अब जर्मनी और इटली की मेकिंग को हम समझेंगे कि कैसे फिर जर्मनी में चीजें सही हुई। देखिए अब हम 3 कंट्रीज के अंदर यूनिफिकेशन को पढ़ेंगे, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के अंदर। अब हम देखते हैं सबसे पहला केस जो जर्मनी का है। देखिए जर्मनी 39 स्टेट्स के अंदर डिवाइड था, जिसको कॉन्फेडरेशन बोला जाता था। अब ये 39 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड है। हमने देखा 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनता है, लेकिन फिर पीजेंट्स का सपोर्ट ना होने के कारण मिलिट्री और मोनार्क उसको उठा करके फेंक देते हैं। अब क्या होता है कि पर्शिया के अंदर, पर्शिया के जो लोग हैं, पर्शिया के जो किंग हैं, वो सोचते हैं कि अब इस जर्मनी को यूनिफाई करेंगे और जर्मनी को पर्शिया के अंडर लेंगे। और पर्शिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, सर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है वो जर्मनी को यूनिफाई करते हैं। 3 लड़ाइयां लड़ी गई, 3 वॉर्स 7 ईयर्स के अंदर अंदर, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। 1871-72 में जो वॉर चली, उसी वॉर पे 71-72 वाली जो फ्रेंच वर्सेस जर्मन वॉर थी, उसी वॉर के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर क्लास 12th के अंदर दिया गया। द लास्ट लेसन 2 से 3 पेजेस का है सर, प्लीज रीड दैट। अब फ्रेंच, इनके बाद क्या होता है साहब कि ये लोग जीतते हैं, 39 स्टेट्स को यूनिफाई करते हैं, जिसके कंट्रोल में जो जो पार्ट था उसे छीनते हैं। और वही सर याद कीजिए, पैलेस ऑफ वर्सेल्स, पैलेस ऑफ वर्सेल्स जो कि फ्रांस के राजाओं का घर था, उसका एक हॉल है, हॉल ऑफ मिरर्स, हॉल ऑफ मिरर्स। इस हॉल के अंदर बिस्मार्क आते हैं और 39 स्टेट्स के प्रिंसेस आते हैं, क्योंकि डिवाइडेड थी, प्रिंसेस आते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो पर्शिया के थे वो सब यहाँ मौजूद होते हैं। और 18 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट डेट सर, 18 जनवरी 1871 को वो क्या करते हैं जी, केसर विलियम फर्स्ट, केसर विलियम फर्स्ट जो कि पर्शिया के एम्परर थे, अब वो जर्मनी के भी एम्परर होंगे, जर्मनी के नए एम्परर होंगे। और जर्मनी के अंदर एक पार्लियामेंट रह सकता है, उसकी कोई इनको दिक्कत नहीं थी। तो नाउ जर्मनी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शिया। बहुत छोटा सा देखने को मिला कि ऑटो वन बिस्मार्क ने 3, अब ऑब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन आएगा कि विच डेट, 18 जनवरी 1871 हु वाज मेड द एम्परर ऑफ जर्मनी, केसर विलियम फर्स्ट, हु प्लेड अ मेजर रोल, ऑटो वन बिस्मार्क। अब इटली की बात की जाए, नाउ द सेकंड केसेस ऑफ इटली, तो इटली जो था वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था। हैब्सबर्ग एक ऐसा, आप इस पूरे चैप्टर में भी देखेंगे कि हैब्सबर्ग ऐसा है जिसमें हंगरी भी है, जिसमें ऑस्ट्रिया का पार्ट में, इटली भी है। इसको बोला जाता है मल्टीनेशनल
एम्पायर था ये। लेकिन देखा जाए तो 18th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था। इटली 7 स्टेट्स में था, और इस 7 में से सोच के देखिए कि इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड और केवल एक स्टेट के ऊपर ही इटालियन प्रिंसेस का राज था। सिर्फ देखिए, सोचिए, नाम देखिए इटली, और इटली के राजा सिर्फ एक पर ही रूल करते थे, बाकी 6 अलग अलग लोगों के कंट्रोल में था। और ये एक कौन सी जगह थी? सर्डिनिया पिडमोंट। सर्डिनिया पिडमोंट जो जगह है वो 7 स्टेट में से एक ऐसा स्टेट जिस पर इनका रूल था। अब हम देखें तो इटली के कौन से हिस्से पे किसका रूल हमें देखने को मिलेगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ में ऑस्ट्रियन थे। साउथ की बात की जाए तो बोर्बन किंग्स। अब कंफ्यूज हो जाओगे आप, बोर्बन किंग्स कौन से? स्पेन के, नॉट फ्रांस, स्पेन के बोर्बन किंग्स थे यहां पर। वेस्ट के अंदर कौन था जी? वेस्ट के अंदर था हैब्सबर्ग। जो इटली का सेंटर पार्ट था, सेंटर, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप, क्योंकि आज भी इटली में ही पोप द रिलीजियस हेड ऑफ क्रिश्चियंस। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि यहां पर जो एक इटालियन प्रिंस, यानी कि एक इटालियन रूलर थे, सॉरी किंग थे, वो किंग कौन थे? वो थे जी विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज द रूलर ऑफ सर्डिनिया पिडमोंट। और अब क्या होता है कि इनके एक मिनिस्टर हैं कैवियोर, और कैवियोर अब कोशिश करते हैं कि किसी तरह से चीज़ों को अपनाया, इनको यूनिफाई किया जाए इटली को। प्लस में एक और आदमी गसेप मैजनी, वो भी बाहर से लगा हुआ है सपोर्ट के। यंग इटली, इसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, फिर यंग यूरोप सीक्रेट सोसाइटी बनाई। तो गसेप मैजनी वाज आल्सो हेल्पिंग, बट कैवियोर ने क्या किया सर? डिप्लोमेटिक सपोर्ट ली फ्रांस से, फ्रांस की हेल्प ली, और 1859 के अंदर ऑस्ट्रियंस को हरा दिया। ऑस्ट्रियंस को हरा दिया, जो नॉर्थ में बैठे थे, इन ऑस्ट्रियंस को हरा दिया 1859 के अंदर फ्रांस की हेल्प से। 1860 के अंदर सर नीचे की तरफ गए, साउथ में गए, यानी कि बूरबन किंग्स ऑफ स्पेन को हरा दिया, और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो था, इसको अपने कंट्रोल में लिया। ये यूनिफिकेशन की प्रोसेस को याद रखिए। 1859 ऑस्ट्रिया, 1816 किंगडम ऑफ टू सिसिलीज सदर्न पार्ट में, और 1861 इन्होंने लगभग जीतते हुए विक्टर इमैनुअल सेकंड को जो है एम्परर घोषित कर दिया। लेकिन देखिए, स्पेन के हालात आप देखने होंगे कि पर्शिया ने जब जर्मनी को जीता था तो जर्मनी में अपना स्टैंडर्ड्स उन्होंने लागू किए, मॉडर्नाइजेशन किया, लीगल सिस्टम को रिफॉर्म किया। लेकिन इटली में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। इटली के जो सदर्न पार्ट के लोग थे, एक बड़ा फेमस इन्होंने लिखा भी है कि इटालिया नहीं, वो इसको लाटेलिया बोलते थे, और समझते थे कि ये इटली नहीं है, ये लाटेलिया का मतलब है ये विक्टरवा की वाइफ, विक्टर इमैनुअल सेकंड की जो वाइफ है, वो सोचते थे ये जो है उनका नाम है, ना कि इटली। तो यहाँ इस लेवल की इलिटरेसी थी। तो इस इलिटरेसी के सामने भी अब इन लोगों को ये चैलेंजेस शो करते हैं कि नाउ व्हाट वर द न्यू चैलेंजेस बिफोर विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो ये यहाँ पर 2 यूनिफिकेशंस हमने देखे। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में क्या होता है। देखिए, ब्रिटेन था ही नहीं 18वीं सेंचुरी से पहले। यहाँ पर 3 तरह के लोग थे। देखिए, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। नाउ आयरलैंड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ये नॉर्दर्न, ये सदर्न। तो इंग्लैंड के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, वेल्स के लोग वेल्स बोल रहे हैं, स्कॉट के लोग स्कॉटिश बोल रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड क्योंकि धीरे धीरे पावरफुल होता गया, इसके पास पावर थी, इसके पास वेल्थ थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में, वहाँ कभी नहीं कहा जाता इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहाँ पे आया। तो अब यहाँ पे 1750 में आ गया, तो ये पावरफुल होता गया, डोमिनेट करता चला गया। और फिर यहाँ पार्लियामेंट ने 1688 के अंदर ही क्या किया, ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने मोनार्क से पावर ले ली कि बस हो गया, खत्म, भागो यहाँ से। तो मोनार्क की पावर सब यहाँ ब्रिटेन में आ गई। ब्रिटेन
कि पार्लियामेंट पावर होती जा रही है, लोग पावरफुल होते जा रहे हैं। ऐसे में एक्ट ऑफ यूनियन, सर वेरी इंपॉर्टेंट, एन एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में साइन होता है। किन दो कंट्रीज के बीच साइन होता है? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। और यहां 1707 में बनता है द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम यहां पर बनता है। फिर धीरे धीरे अब देखिए, जब वेल्स ने ज्वाइन किया और फिर आयरलैंड ने ज्वाइन किया और नॉर्थ वाला पार्ट आयरलैंड के जो है डिवीजन हुआ बाद में, तो केवल नॉर्थ वाला जो पार्ट था वही यहां पे रहा। तो इसका पूरा नाम बना द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। देखिए अब स्कॉटलैंड के साथ क्या हो, स्कॉटलैंड, ये देखिए इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड के अंदर दो सेक्ट्स हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, एंड प्रोटेस्टेंट्स मेजॉरिटी के अंदर है, पार्लियामेंट में भी इनकी मेजॉरिटी है। स्कॉटलैंड की बात की जाए, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। अब हर जगह ब्रिटेन को ही फेवर किया जा रहा है। जब आप ब्रिटेन का झंडा देखेंगे तो ब्रिटेन का झंडा क्या है, यूके का फ्लैग क्या है, यूनियन जैक, और इनका एंथम क्या है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये किसके नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम ऑफ इंग्लैंड एंड यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो यूनियन जैक है वो तो ब्रिटेन इसका झंडा है। स्कॉटलैंड का तो वो ब्लूइश कलर का और वो वाला है, लेकिन क्या दिखाया जाता है, नहीं। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, डोमिनेट करना शुरू किया, और जो कैथोलिक्स थे इनके साथ रिप्रेशन हुआ, इनका ऑपरेशन हुआ, बहुत बुरी तरीके से इनके साथ ट्रीटमेंट हुआ। आयरलैंड में इन्होंने क्या किया कि आयरलैंड के अंदर कैथोलिक्स 44%, प्रोटेस्टेंट 44, कैथोलिक्स 53। आप पढ़ेंगे इसी साल अपनी बुक में डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी के चैप्टर 3 में। अब कैथोलिक्स के साथ इन्होंने गलत बिहेव करना अब के टाइम पे, पहले में देखा जाए तो ये कोई श्योरिटी नहीं था, लेकिन डिवीजन था कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे। अब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे यहां पर, तो ब्रिटेन ने यानी कि इंग्लैंड ने क्या किया कि इनका साथ दिया, इनको कॉन्स्पायर किया, इनको हथियार दिया, पैसा दिया कि तुम डोमिनेट करो। धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई और एट लास्ट एक रिवोल्ट हुआ, वोल्फ डे एंड यूनाइटेड आयरिश के लीडरशिप में 1878 में रिवोल्ट हुआ, लेकिन उसको दबा दिया गया और आयरलैंड वाज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ साउथ, एंड नॉर्थ गॉट इन द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और आज तक इन्होंने इसको नहीं छोड़ा। सेम यही प्रॉब्लम चली है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट की। इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो चैप्टर नंबर 3 में डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी में आप पढ़ेंगे। अब चैप्टर हमारा एंड की तरफ चलता है और हमें पता चलता है कि जी बाल्कन्स के बारे में, कि अब ये जो लिबरल और नेशनलिस्ट थे जो अब तक कह रहे थे कि जी हम तो आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, अब इनकी असलियत सामने आई। वो प्रोमिसेस जो किए थे अब उनकी जगह कोई और बातें आ गई कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी बातें मानूंगा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। अब असली रूप सामने आ रहा है। और क्या होता है कि बाल्कन्स 1871 में देखने को मिला। बाल्कन्स का मतलब क्या है, देखिए आज का जो रीजन कौन सा, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया, चेक्स और स्लोवाक अब अलग अलग हो गए हैं, और ये जो आपके पास है हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएटिया, ये वाले जो रीजन्स हैं वो बाल्कन स्टेट्स बोले जाते थे, बाल्कन स्टेट्स। और ये किसके कंट्रोल में थे, ऑटोमन एम्पायर। अब क्योंकि आपको पता ही है कि ऑटोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ था, ऑटोमन एम्पायर के साथ धोखा हुआ, एक पेंटिंग बना दी, किसने, जॉन हर्डर ने एक पेंटिंग बनाई, एक पेंटिंग बनाई एक फ्रेंच पेंटर ने, और उस पेंटिंग में क्या दिखाया गया, द मैसेकर ऑफ 20,000 ग्रीक्स इन आइलैंड ऑफ कियोस, कि तुर्कों ने मिल करके 20,000 ग्रीक लोगों को मार डाला है, और ग्रीक्स वहां पर खड़े हो गए तलवार उठाकर कि अब नहीं छोड़ेंगे हम, हमारी जान चली जाए लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं ऑटोमन्स को। और 1832 के अंदर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई और ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिली। अब बाल्कन्स इससे अलग होना चाहते हैं।
बाल्कन्स विद्रोह पे उतर आए हैं। ऑटोमन कोशिश कर रहा है कि रोके किसी तरह, पर ऑटोमन वीक है और ये बाल्कन्स सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट के बाद एक दूसरे से जेलसी बहुत ज़्यादा होती है और ये चाहते हैं कि यार हम बढ़ते चले जाएं और दूसरे का सब पतन हो जाए। जैसे कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बारे में सोचता है कि इसने घर बना लिया, भगवान करे इसका घर मिट्टी में मिल जाए और मेरा घर बहुत ऊंचा हो जाए। तो ऐसी सोच इन लोगों के बीच में आने लग गई, आपस में लड़ने लगे और ये पूरा यूरोप जो कह रहा था कि हम तो आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम तो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, हम तो मोनार्की को हटा रहे हैं। 1914 में क्या हुआ सर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से। और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में, वो कहाँ से शुरू हुआ सर? वो भी यूरोप से। तो ये लोग आपस में अपनी पर्सनल जेलसीज के कारण इन लोगों ने 2 वर्ल्ड वॉर देखे और मैसिव डिस्ट्रक्शन यूरोप के अंदर हुआ। पर नेशन स्टेट की बात करनी थी हमें तो नेशन स्टेट तो बन गए जी। अब ये कैसे नेशन स्टेट बने हैं ये डिपेंड करता है इनकी खुद की सोच के ऊपर। क्लास 12th के अंदर आप यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वहाँ एक बात आती है कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, द यूरोपियंस वर लेफ्ट विद 2 choices, ईदर टू रिवर्ट बैक टू अर्लियर राइवलरीज और टू कंस्ट्रक्ट यूरोप अलोंग न्यू कंस्ट्रक्टिव लाइंस। कि अब यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए अच्छे से, या पुरानी तरह से तलवार उठाओगे कि वो फ्रांस ने हमारे साथ धोखा कर दिया, मौका मिलते ही फ्रांस वालों को मार डालेंगे। या तो आप ये सोच लो, या आप मिलकर के यूनियन बना लो, पावरफुल हो जाओ। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस वाला जो चैप्टर था पिछले साल, उसमें जो इमेजेस दी गई थी ब्रोकन चेन, फ्रीडम का स्ट्रगल उसका करती है, उन सब चीज़ों को भी आप देखेंगे। अब एक बात और आई कि इन्होंने जो नेशन स्टेट्स बने, नेशन स्टेट्स जो बने, इनको इन्होंने सिंबलाइज कैसे किया? सर नेशन स्टेट को इन्होंने फीमेल से सिंबलाइज किया। और हंसी की बात देखिए कि फीमेल्स को राइट टू वोट नहीं दिया, लेकिन सिंबलाइज किससे कर रहे हैं? विमेन से। 2 मैरियाना जो है वो फ्रेंच को सिंबलाइज करती हैं, और जर्मेनिया जो है, जर्मेनिया वो किसको सिंबलाइज करती हैं? वो सीधा जर्मनी को सिंबलाइज करती है। दोनों के फोटोज को आप ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में फोटो देकर के आपसे पूछ ले कि इज इट मैरियाना और जर्मेनिया। थैंक्स, ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई और डाउट आपसे रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।